हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव एज। आज हम समझने वाले हैं कि जो एनालिटिकल पार्ट होता है और लॉजिकल रीजनिंग पार्ट होता है, इसको कैसे टैकल किया जाता है, कैसे हम इनके क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से टैकल कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी हो जाता है, इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये लगभग सभी एग्जाम के साथ डील करता है। सभी एग्जाम में ये पूछा हुआ है, कई बार आया हुआ है। यूसीड हो गया, एनआईडी हो गया, एनआईएफटी हो गया, सीड हो गया, सबके अंदर आपको ये देखने के लिए मिलेगी। और इसका रीजन इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपकी एनालिटिकल एबिलिटी जो होती है, इसको चेक करना होता है थोड़ा सा। दैट्स वाई ये पार्ट जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए देखते हैं ये वाला पार्ट जो है ये किस तरह से टैकल कर सकते हैं और इसको समझते हैं हम चीजों को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग जो होती है ये होती क्या है और ये किन जगहों से डील करती है, क्यों इस पार्ट को इंटीग्रेट किया गया है। तो अगर देखा जाए तो ये आपकी थिंकिंग एबिलिटी बताती है कि आपकी सोचने का जो तरीका है, सोचने की क्षमता है, वो कितनी है। ये सारी चीजें जो है इसके अंदर आती हैं। इसके अंदर क्या चैलेंजेस आपके पास आएंगे, किस तरह के चैलेंजेस हो सकते हैं। तो चैलेंजेस चैलेंजेस का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा, वैसे चैलेंजेस का मतलब किस तरह के क्वेश्चन आएंगे जिनके साथ आपको डील करना पड़ेगा, वही आपके लिए चैलेंज होंगे। तो वो चैलेंज क्या है, तो ये चैलेंज अगर देखें तो पैटर्न और सीक्वेंस पजल्स जो होते हैं। पजल्स आपने देखा होगा जिसमें कई तरह के पैटर्न होते हैं। पैटर्न के लिए जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, फिर 3 सर्कल्स दिए गए हैं, 3 ट्राइंगल्स दिए गए हैं एक अलग अलग कॉलम में। नेक्स्ट में जाते ही एक एक जो है वो चेंज हो जाता है। एक पॉइंट जो है या डॉट जो है वो आ जाता है सर्कल्स के पास। सर्कल्स जो में एक सर्कल जो है वो खिसक के चला जाता है ट्रायंगल्स वाली जगह पे, और एक ट्रायंगल जो है वो खिसक के चला जाता है किसी एक डॉट वाले कॉलम में। तो इस तरह की जो पैटर्न रिकॉग्निशन के क्वेश्चन होते हैं जिनके अंदर पैटर्न जो है अलग अलग चेंज होता रहता है, स्टेप बाय स्टेप चेंज होता है, वो चीजें जो है आपकी आ जाती है पैटर्न एंड सीक्वेंस पजल्स में। कोडिंग डिकोडिंग में आपने देखा होगा कि किस तरह से कोई एक पर्टिकुलर वर्ड दिया गया है उसको कोड किया जाता है, आइदर किसी नंबर में या फिर किसी सिंबल में कोड किया जा सकता है। तो कोड करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, उनमें कोड किया गया है। ये एक तरीका होता है कि चीजों को सामने वाला हर आदमी ना समझ पाए और उससे हम बोल दें। तो ये होता है कोडिंग डिकोडिंग का एक प्रोसेस, जिसमें सबसे पहले कोड किया जाता है। आइदर अल्फाबेटिक ऑर्डर्स में होगा, अल्फाबेटिक जो ऑर्डर्स होंगे उनको लेके कोड किया जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग, ये अगर देखा जाए तो ये टॉपिक भी अपने आप में बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट, सीरीज कंप्लीशन जो है एक चैलेंज बनता है। चैलेंज तब बनता है जब उनके बेसिक्स और लॉजिकल चीजें आपको मालूम ना हो। अदरवाइज सीरीज कंप्लीशन भी कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसानी से इसको टैकल किया जा सकता है। बट इसके लिए आपको लॉजिकल वे में चीजें क्लियर होनी चाहिए तब। तो सीरीज कंप्लीशन जो है ये भी एक स्कोरिंग टॉपिक में आप मान सकते हैं इसको। नेक्स्ट, डायरेक्शन। डायरेक्शन में डायरेक्शन सेंस है कि कौन किस डायरेक्शन से, इसके लिए डायरेक्शन का नॉलेज होना, प्लस डायरेक्शन के साथ जुड़ी हुई कई सारी चीजें होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, सनलाइट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सनलाइट आ रही है आपके सामने से, तो आपका शेडो किधर बनेगा। तो ये भी एक डायरेक्शन से रिलेटेड ही। फिर उसके बाद डिग्री मेशर से कि आपको कितना मूव होना है, क्लॉकवाइज कितना, एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ये डायरेक्शंस जो हैं इनको लेके। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है डायरेक्शन सेंस में आपके पूछे जाते हैं। अरेंजमेंट की मैं बात करूं तो अरेंजमेंट किसी भी तरह का हो सकता है। आइदर एक सर्कुलर टेबल के अंदर आपको अरेंज किया जाए, बैठाया जाए, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट जिसको आप कहते हैं। उसके अलावा किसी रो में या किसी कॉलम के अंदर आपको स्टैंड बाय किया जाए और उसमें पूछा जाए कि क्या सिचुएशन है आपकी, रैंकिंग पूछी जाए। तो ये चीजें भी आपके अरेंजमेंट में आती है। नेक्स्ट, एनालिटिकल डिसीजन क्वेश्चंस। एनालिटिकल डिसीजन क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस आपको दी जाएगी और उनके आधार पे आपसे उनको रिकॉग्नाइज करके ये बोला जाएगा कि भाई बताओ इसके सॉल्यूशंस इनमें से क्या क्या हो सकते हैं। जो ऑप्शंस होंगे वो उनसे जुड़े हुए होंगे, आपको बताना होगा कौन से ऑप्शन करेक्ट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं ये आपके सामने आएंगे एक चैलेंजिंग रूप में।
चैलेंजिंग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है आपको एनालिसिस करने की, कि एनालाइज करना किसी चीज को, समझना कि किस तरह से ये चीजें हो सकती हैं, है ना। अल्टीमेटली तो ये चीजें जो है इसके अंदर आएंगी। इट्स डिजाइन टू टेस्ट योर क्लैरिटी, पैटर्न रिकॉग्निशन एंड क्रिएटिव लॉजिक फ्लो। आपका क्रिएटिव लॉजिक फ्लो कैसा है, पैटर्न रिकॉग्निशन कैसा है, आप पैटर्न को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है, आइदर डिजाइनिंग की मैं बात करूं या किसी भी ऐसे सेक्टर की जहां पे एक लॉजिकल वे में आपको चीजों को देखना है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को विजुअलाइज करना है, ऐसी जगहों पे अगर जाना है, ऐसी जगहों को अगर देखना है, तो ऐसी जगहों में सबसे मेन चीज होती है कि आपके पास क्लैरिटी कैसी है, पैटर्न को लेके कैसी क्लैरिटी है, कि पैटर्न आप कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, पैटर्न को देखने का तरीका क्या है, व्यूज आप कितने डेवलप कर लेते हैं, टॉप व्यू से कैसे नजर आता है फिगर वो आप प्रॉपरली समझ पाते हैं, या फिर साइड व्यू से कैसे होता है। तो ये सारी चीजें पैटर्न रिकॉग्निशन है। पैटर्न चेंज हो रहा है तो क्या ऐसा चैलेंजेस है उसके अंदर, की पैटर्न चेंज हो रहा है तो क्या एक कोई ना कोई सीक्वेंस या सीरीज लेके चल रहा होगा कि हम ऐसे चेंज कर रहे हैं पैटर्न को। तो वो पैटर्न जिस तरह से चेंज हो रहा है वो प्रॉपर लॉजिक आपको पकड़ना है। ऐसा नहीं कि एक जगह दो जगह काम कर गया, नहीं, जो प्रॉपर लॉजिक है उस तक आपको पहुंचना है, यही मेन चीज होती है। तो पैटर्न रिकॉग्निशन, और आपकी क्रिएटिविटी कितनी अच्छी है, क्रिएटिविटी का फ्लो कितना अच्छा है, आप कितना बेहतर सोच पाते हैं, किसी चीज को इंटर रिलेट कर पाते हैं चीजों के साथ, इन चीजों को देखना जो है वो इसके अंदर आता है। अच्छा, इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो और क्या चीजें हो सकती हैं, तो कुछ एक एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको करके यहाँ पे दिखाता हूँ, एक दो क्वेश्चन के, जो आपको प्रॉपरली ये समझा पाएंगे कि ये कैसा हो सकता है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है, जो कोडिंग डिकोडिंग की हमने बात की थी उसी से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि इफ कैट इज इक्वल टू 24, डॉग इज इक्वल टू 26, देन यहाँ पे पूछा है बैट इज इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क। तो ये चीज आपसे पूछी गई है। अब अगर प्रॉपरली देखिए, कोडिंग डिकोडिंग समझना है तो अल्फाबेटिक कोडिंग जब भी आएगी, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग तीन टाइप की होती है, जिनमें से एक होती है अल्फाबेटिक कोडिंग। तो अल्फाबेटिक कोडिंग जब भी आएगी तो आप अगर इनको अल्फाबेट्स के तरीके से देखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, टाइम टेकिंग प्रोसेस आपके लिए होगा। लेकिन अगर इन्हीं को मैं नंबर्स के फॉर्म में देखता हूं तो देखिए कितना आसान होगा मुझे ये चीज समझना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं तो सी, सी किस प्लेस पे होता है, थर्ड प्लेस पे, ए होता है फर्स्ट प्लेस पे, या इसकी नंबरिंग देखें तो फर्स्ट मानी जाती है, वन मानी जाती है, और टी होता है आपके 20th प्लेस पे, 20वें नंबर पे। ओवरऑल आप देखेंगे इनको मिला के कितना बन रहा है, 24। तो ऑब्वियस सी बात है, इनको क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, तब तो 24 का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर यही चीज डॉग में भी देखूं तो ये 4 होता है, ये 15 होता है, और ये 7 होता है। इनको जब आप पूरा ऐड करेंगे इन सभी को, तो ये नंबर्स आपको देंगे 26। इसका मतलब उनकी प्लेस वैल्यूज को ऐड किया जा रहा है। तो हम चलते हैं बैट की प्लेस वैल्यू पे। बी जो होता है सेकंड नंबर पे होता है, ए फर्स्ट नंबर पे, एंड टी ऑब्वियसली अभी यहाँ पे भी हमने देखा 20th प्लेस पे होता है। इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, 23। सो द आंसर विल बी 23। 23 जो होगा वो रिकॉग्नाइज्ड आंसर होगा या करेक्ट आंसर होगा। तो ये तरीका होता है कोडिंग डिकोडिंग का, कैसे समझा जाता है। बट मैंने कहा ना, हमेशा लॉजिक इस तरह से बिल्ड होने चाहिए कि आपको देखते ही, क्वेश्चन को आप देखें, देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि इस क्वेश्चन में क्या चीजें हो सकती हैं। और इसको समझने के लिए जो लॉजिक है, सीक्वेंस है, ये समझने के लिए आपको ये अल्फाबेट्स को नंबर्स के फॉर्म में देखना होगा। आपको आदत डालनी होगी कि अल्फाबेट, आपको अल्फाबेट ना दिखे, वो नंबर्स दिखे। अगर मैं बोलूं आई, तो आपको आई कम दिखना चाहिए, 9 ज्यादा दिखना चाहिए। तो आप प्रॉपरली कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आते हैं कि लीप ईयर पहचानना है, कौन सा लीप ईयर है कौन सा नहीं है। अब लीप ईयर रिकॉग्निशन हमारे दिमाग में हमेशा से ये बैठा हुआ है कि 4 से डिवाइड कर देंगे तो वो लीप ईयर है। बट मैं आपको बता दूं, मैथमेटिक्स में जब हम जाएंगे तो हमको पता चलता है 100th ईयर, 200th ईयर एंड 300th ईयर जो होते हैं ये लीप ईयर नहीं होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सेंचुरीज के लिए ये बनाया गया है कि जो सेंचुरी 400 से डिविजिबल होगी
वही सेंचुरी लीप ईयर होगी, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं होगी। तो इनमें से अगर लीप ईयर नहीं है तो 400 से डिविजिबल 700 नहीं है, सो दिस विल नॉट बी अ लीप ईयर। बाकी तीनों जो है 400 से डिविजिबल है। तो सेंचुरीज हमेशा देखी जाती है 400 से, और नॉर्मल ईयर्स देखे जाते हैं 4 से डिविजिबल। ये दो बातें चलती हैं लीप ईयर्स के लिए। तो ये तरीका होता है। इसके अलावा और क्या ऐसी बातें हो सकती हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए इन चीजों को लेके? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पैटर्न्स की। जो पैटर्न्स आपके सामने हैं वो किस तरह के हैं, ये समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं, तो प्रॉब्लम्स को ब्रेक करना पार्ट्स में ब्रेक करना मतलब, एक क्वेश्चन अगर आप देखें तो प्रॉपर उस क्वेश्चन को ही अगर आप देखते रह जाएंगे तो सॉल्व करने में हो सकता है बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़े आपको, या टिपिकल हो सकता है आपके लिए। लेकिन अगर उसी को पार्ट्स में ब्रेक करें, कोई भी काम भी है जब आप करते हैं तो छोटे छोटे पार्ट्स में, जैसे आप कोई भी यूनिट पढ़ रहे हैं तो आप क्या है छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। पहले बेसिक पे जाएंगे, फिर बेसिक्स खत्म करने के बाद एवरेज पे जाएंगे, एवरेज को खत्म करने के बाद फिर जो हायर लेवल होता है उसमें जाएंगे। तो ये आपने पार्ट्स में ब्रेक किया। अगर शुरुआत से ही हायर लेवल उठा लेते तो क्या होता? नहीं होता, प्रॉपर आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाती। तो ये चीजें होती हैं। तो इसीलिए प्रॉब्लम को ब्रेक करना है आपको पार्ट्स में, और पार्ट्स में देखना है। डिजाइनिंग भी आप कर रहे हैं तो अगर आप सोचें कि इकट्ठा मैं पूरा बना के रख दूं तो ये पॉसिबल नहीं है। आप एक एक पार्ट्स को सेलेक्ट करते हैं, उनको ड्रॉ करते हैं, और उनके बाद आगे रिजॉल्व करते हैं चीजों को। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, क्रिएटिंग यूनिक सॉल्यूशंस। हर चीज के एक अलग पैटर्न के हिसाब से अलग अलग सॉल्यूशंस आपको बना के देखने होंगे, और जो प्रॉपर फिट हो जाएगा वही आपका प्रॉपर सॉल्यूशन होगा। तो सिनेरियो आपको सारे चेक करने होंगे। नेक्स्ट, ये ब्रॉड सेंस होता है आपके माइंड को क्या करने का, ब्रॉडर करने का, आपकी थिंकिंग को ब्रॉडर करने का, कि आप वेरियस टाइप्स ऑफ सिनेरियोज बना सकते हैं। नेक्स्ट, when you practice logical reasoning you are also training to थिंक लाइक अ डिजाइनर। जब भी आप, देखा जाए तो प्रैक्टिस करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की, क्योंकि मैंने कहा ना लॉजिकल रीजनिंग का मतलब ही है कि हर चीज में कोई ना कोई लॉजिक लेके आना, कोई ना कोई ऐसी चीज लेके आना जो बिल्कुल डिफरेंट हो। जो नॉर्मल चीजें हैं जो बिल्कुल एक पैटर्न पे चल रही हैं, उनको तो बड़ी आसानी से समझा जा सकता है, कोई भी क्रिएट कर सकता है। लेकिन उसमें भी कोई एक नई चीज का एड ऑन करना, नए लॉजिक्स का एड ऑन करना, ये अपने आप में एक बड़ी चीज होती है, और यही चीज देखी जाती है स्किल्स में। अगर कोई चीज अच्छी होती है तो वो होती है लॉजिक बिल्डिंग। लॉजिक बिल्डिंग अगर आपकी अच्छी है, लॉजिकल आप अच्छा सोच पाते हैं, कर पाते हैं, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा हर जगह। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसको अगर हम देखें सॉल्व करना चाहें तो कैसे, जैसे यहाँ पे पूछा गया है क्या, कि आशाज रैंक 16th फ्रॉम टॉप एंड 15th फ्रॉम बॉटम इन एन एग्जामिनेशन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ क्लास। अब देखिए, ये क्वेश्चन देखने में शायद लगे आपको कि इसमें कैसे लॉजिकल चीजें जाएंगी, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि एक ही पर्सन की रैंकिंग आप लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से देखें, या टॉप या बॉटम यहाँ पे दिया है तो मैं टॉप बॉटम से बात करता हूं आपकी। टॉप से अगर देखा जाए तो उसकी रैंक 16th हो रही है, और टॉप से और बॉटम से यही रैंकिंग जो है इसकी 15th पड़ रही है। मतलब एक ही प्लेस की दो रैंकिंग आपको मिल रही है। तो इस पे क्या किया जाता है, इसका एक बेसिक जो लॉजिक होता है वो ये होता है कि जैसे आशा की रैंक सबसे पहले अगर देखें तो टॉप से क्या है 15th, आशा की रैंक बॉटम से क्या है 16। तो इसका जो लॉजिक चलता है वो ये है कि टोटल स्टूडेंट्स आपको निकालने के लिए क्या करना होगा, आशा की टॉप से रैंकिंग प्लस आशा की ही बॉटम से रैंकिंग -1 किया जाता है, जो कि 15 प्लस 16 -1, जो कि देगा 30, एंड 30 विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। तो ये एक बेसिक तरीका होता है जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये लॉजिक आपको पता होना जरूरी है। क्यों ऐसा होता है, क्यों क्यों -1 किया जाता है, क्योंकि एक ही पर्सन की दो रैंक दी गई है। तो ऐसा कैसे टॉप से भी और बॉटम से भी, मतलब एक ही जगह को दो बार काउंट किया गया है, ऐसा तो हो नहीं सकता। दैट्स वाई। तो ये प्रॉब्लम जो है ऐसे टैकल होती है। ये प्रॉब्लम है, एक मिरर इमेज की प्रॉब्लम है। मिरर इमेज की प्रॉब्लम में आप देखेंगे कि इसको विजुलाइज करना जब आप सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मिरर सबसे पहले कहाँ लगाया गया है, वो आपको चेक करना है। अगर वो लेफ्ट में लगाया गया है या राइट में लगाया गया है, अगर लेफ्ट में लगाया गया है या राइट में लगाया गया है तो ऐसी कंडीशन में लेफ्ट राइट चेंज होते हैं। और अगर टॉप या बॉटम में लगाया गया है तो वहां पे टॉप बॉटम चेंज होते हैं इमेज के। बस इतना अगर आप समझ पाए हैं
तो आप इसको प्रॉपर आंसर कर पाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लगाया गया है mn की जगह पे, mn की जगह पे मतलब इसके लेफ्ट साइड में। ऑब्वियस सी बात है, जो इमेज बनने वाली है वो राइट साइड में बनने वाली है, राइट साइड में बनेगी तो ये वाला पार्ट हम रिकॉग्नाइज करेंगे, ये वाला पार्ट सबसे पहले नजर आएगा। तो ये यहाँ पे नजर आ रहा है, आप कहेंगे और भी जगह तो नजर आ रहा है, तो आप देखिए सबसे पहले तो इसका लेफ्ट राइट चेंज होना चाहिए। तो लेफ्ट राइट चेंज होने का मतलब ये लेफ्ट है अभी, ये राइट है। तो अब इसके लेफ्ट राइट में जो है ये वाला पार्ट आ जाएगा और लेफ्ट में जो है ये वाला पार्ट चला जाएगा। तो ऐसा कहाँ पे हो रहा है, ऐसा यहाँ पे होता हुआ आपको नजर आएगा। बाकी में तो टॉप बॉटम चेंज कर दिया है, टॉप बॉटम आप देखिए चेंज कर दिया है। ये देखिए ये बॉटम सरफेस है, ये टॉप सरफेस है, तो इन्होंने क्या कर दिया, टॉप बॉटम चेंज कर दिया, एलिमिनेट हो गया, टॉप बॉटम चेंज हुआ एलिमिनेट, टॉप बॉटम चेंज हुआ एलिमिनेट। सिर्फ यही इकलौता बच रहा है जिसके अंदर क्या हुआ है, लेफ्ट राइट चेंज हुआ है, बाकी में टॉप बॉटम चेंज हुआ है। दैट्स व्हाई दे आर एलिमिनेटेड एंड ए विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इससे रिलेटेड, तो मैं हमेशा ये बोलूंगा कि हमेशा फोकस्ड रहें, किसी भी चीज को प्रॉपर एनालिसिस करें कि कैसे करना है क्वेश्चन को। पैटर्न को तो रिकॉग्नाइज करना बहुत ही जरूरी है कि पैटर्न किस तरह से जा रहा है, सीरीज कैसी बन रही है। कभी कभी क्या होता है कि नॉन लॉजिकल वे में भी आंसर आ जाते हैं, बट दे आर नॉट करेक्ट फॉर्म, उनको हम नहीं यूज कर सकते, बिकॉज हमें तो प्रॉपर हर चीज का लॉजिक मालूम होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इसको पूरी तरह से फोकस्ड होके एक बार देखें और प्रॉपर लॉजिक बिल्ड करके चीजों को सॉल्व करने का और बड़े बड़े क्वेश्चंस को टैकल करने का पूरी तरह से आप प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।